चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्या हाल चाल है? हाल चाल इस बार सब आजकल बढ़िया तो है। पूरा घूम रहे हो बिहार है। अब ऐसा लग चुना क्या माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार टाइट है। इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है। नहीं होने इस वाला। बार चुनाव जो है ना त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय मतलब वो तो महागठबंधन। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि नो डाउट प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की रैली में को जो मैं शुरू में कवर कर रहा था, तो उनकी रैली में 500,000 लोग आ रहे थे। अब जो उनकी रैली हो रही है उस रैली में 5,000 10,000 लोग आ रहे हैं। तो ये एकदम कह सकते हैं कि इस बार चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। मतलब पार्टियों का तो घमासान है ही। है ही। मतलब पहले था कि आमने सामने की लड़ाई, अब हो सकता है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय उसमें तो अब बताइए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और वो भी इस खुद बार जो गई। मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। 243 सीटों पर। 243 सीटों पर। पुष्पन प्रिया भी 243 पर लड़ेगी। और एक आईपी गुप्ता है, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली है, वो भी वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सबसे मतलब सोचनीय बात यह है कि जितनी स्थापित पार्टियां हैं, हाँ। पुरानी पार्टियां, हाँ। वो 100 पर, 125 पर। कई बड़ी बड़ी पार्टियां तो 8 सीट 9 सीट पर, जैसे आप मान लीजिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देख लीजिए, इतनी पुरानी पार्टी है। जीतन मांझी केंद्र में पुरानी मंत्री नहीं है, हाँ, उनको मतलब भी छोड़ो। हाँ, सीपीआई, सीपीएम सीपीएम तो 4 सबसे आजादी के समय की पार्टी है। सीपीआई से तो 4-5 सीटों पर लड़ेगी इस बार चुनाव। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो कि अब 40 50-55 सालों तक राज किया जिसने बिहार। 50-55 सीटों पर जो है। 50-55 में भाई दे दीजिए। लेकिन एक और पार्टी है, बाकी मतलब छोटी छोटी पार्टियां तो कई सारी है। सब जो है कह रही हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले, जैसे प्रशांत किशोर हैं, चाहे आईपी गुप्ता हैं, या फिर तमाम जो पार्टियां हैं। लेकिन एक और जो पार्टी है, दमदार पार्टी है, जिसके हाँ। पास ताकत है, वो हाँ। कम सीटों पर लड़ रही है। कम सीटों पर और जो कुछ नहीं है, जिसके पास कैडर नहीं है। आम आदमी पार्टी आए, हम 243 पर लड़ेंगे। तो लड़ के क्या कर लीजिएगा भाई? अरे प्रशांत किशोर तो खैर इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से। नहीं, वो हर दिन 2-3 रैली भी कर रहे हैं। रैली भी कर रहे हैं। नो डाउट कि वो उन्होंने मेहनत भी ठीक किया है। आप जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतने से 11 कितना साल राज, हाँ, 13 से लेके अब 25 10 तक साल किया 10 ना। साल तक शासन में थी। तो दिल्ली में राज किया, पंजाब में भी आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। ऐसे आप 200 और बिहार में गठबंधन में आपको आना पड़ेगा अगर आप कहीं आते हैं तो, लेकिन वो गठबंधन को नकार रहे हैं। नकार रहे हैं भाई। एकदम कह रहे कि इंडिया गठबंधन जबकि लोकसभा तक था। ये ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हमको ले लीजिए गठबंधन। उन्हीं का जिक्र हम करने वाले थे कि एमआईएम पार्टी है, पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी, और मुझे नहीं लगता कि कई सारी ऐसी पार्टियां जो अकेले चुनाव लड़के कुछ सीट जीत पाए। चिराग पासवान भी पिछली बार अकेले लड़े थे, लेकिन उतनी सीटें नहीं जीत पाए थे जितनी अकेले एमआईएम जीत गई थी। 5-5 सीट जीत गई। क्षेत्र था ऐसा, वो सीमांचल का जो इलाका है, और उसमें ओवैसी जो है, मुझे लगता है पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो उसका प्रतिफल उनको मिला। एक तो ये है कि भाई देखिए, जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं, वो उनका मुख्य क्या होता है, अधिकतर मुसलमानों की जो स्थिति है, मतलब जो विचार है, जो विचार है, वो उनका है कि भाई बीजेपी को हराना है। तो कौन सा दमदार उम्मीदवार है उसको लोग देखते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, हमको तो कभी कभी लगता है कि महागठबंधन वाले, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, भाई आपके साथ तो वो अल्पसंख्यक मतदाता है ही, उसमें कहाँ कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो कहीं से कोई सोचने की बात किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आप अगर लगातार इस तरह से आप बोलते हैं, लगे रहते हैं कि ताकि हमारा वोट इंटैक्ट रहे, टाइट रहे। उसके अलावा आपको दूसरे कास्ट के या धर्म के लोगों को आपको ज्यादा आकर्षित करना। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल है मेरा, जो अभी चर्चा भी है, आप भी सुने ही होंगे, आप तो इसके बारे में जानकारी भी किए होंगे। जो नए वोटर्स का जो फिर से जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसको लेकर के भी हाय तौबा मचाई हुई कई पार्टियां की उससे हमारे नुकसान हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो मतलब एक विशेष अभियान चलाया चुनाव आयोग ने, जो भी फर्जी वोटर है उनको हटाया जाए, वोटर लिस्ट हटा जाएगा। इधर बहुत सारा आप देख रहे हो ना, बहुत सारा ये आता था रील में कि कोई आता है, एक आदमी बोलता है कि हमारी पत्नी वोट दे के चली गई, तो देख के बताया कि हाँ 1 घंटा पहले ही वोट डाल दिया उन्हें। बोले फिर इस साल लेट हो गए। 15 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं मिलने का। तो उसको मरे हुए 15 साल हो गए, लेकिन वोट उसका हर 5 साल पर डाला जा रहा है। तो 15 साल पहले मर गई, आज भी भेंट नहीं हुआ। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाता है। ये आज भी होता है कई जगहों पे। अरे होता ही है। तो चुनाव आयोग उसके लिए कुछ अभियान चला रहा है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मतलब खाली विपक्षी दल ही कहा है इस पर चिंतित, इसमें तो सत्ता पक्ष को भी चिंता जतानी चाहिए। वो लोग क्यों नहीं चिंता जता रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि अगर इस तरह के वोटर कटेंगे
तो दोनों तरफ नुकसान होगा ना, एक ही तरफ तो नुकसान होगा नहीं। हाँ, दोनों वोटर्स को नुकसान होगा। वोटर अब पहले कहा जाता था कि जैसे कि अब जैसे आरजेडी है, चाहे पप्पू यादव, ये कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, ठीक है, तो गरीब उससे जो है ज्यादा, उसके पास कागज नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे वोटर्स तो बीजेपी के पास भी हैं। बीजेपी के पास भी है, और उससे ज्यादा तो अति पिछड़ा के तो सबसे बड़े वोट बैंकर हैं नीतीश जी। वोट बैंकर दलित के हैं भाई, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ। भाई इनको ना बोलना चाहिए। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो दलित के ये नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ। तो विपक्षी को और शक हो रहा है, अरे हो ना चला मतलब कुछ गड़बड़ है, तभी लोग कुछ बोल नहीं रहा है, इनको फायदा हो रहा है। लेकिन विपक्ष की सभी पार्टियों ने हाय तौबा मचा दिया है। वही हम कह रहे हैं ना भाई, अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, एक है डर थोड़ा कि सीमांचल में जो मान लीजिए घुसपैठ से जो लोग आए होंगे बाद में, जो मुस्लिम खास तौर पर जो वोटर चर्चा होती है, बांग्लादेश से आ गए, घुसपैठ हुआ, इधर घुसपैठ नहीं हुआ है, इधर अब हो सकता है होगा, लेकिन पिछले 10-15 सालों से थोड़ा बांग्लादेश की स्थिति में काफी सुधार हुआ था, अभी गड़बड़ा गया है। तो गड़बड़ होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर आएगा ना, बीच में ठीक था। तो उस समय कम हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन पूर्व में अगर देखा जाए आज से 10-15 साल पहले, तो काफी संख्या में बांग्लादेशी आकर बिहार के सीमांचल इलाकों में जैसे जो हमारे जिले हैं, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, इन सब इलाकों में है उनका। और वो उन्होंने अपना मतलब एक पुख्ता अपनी तैयारी भी की हुई है, ऐसा नहीं है। उनके पास इतने कागज है ना, वो जो यहाँ जन्म लेता है उसके पास भी उतने कागजात, क्योंकि यहाँ वाले लोग निश्चिंत रहते हैं कि हम तो यहीं गए तो जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी आज़ादी के बाद यहाँ तो कोई व्यवस्था थी नहीं कि भाई हमको कोई नागरिकता लेनी है। अरे यहाँ तो खुला देश था ये, तो कोई इस तरह का कागज पत्र था नहीं। अतिथि देवो भव था यहाँ पे। हाँ, मतलब आप नेपाल से भी आके यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर नेपाल के भी लोग वोटर हैं यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है, तो उस चीज को अगर दुरुस्त करना का शुरुआत बिहार से बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ये इस बार बिहार से ही जो है छेड़ दिया गया है। अब डर लग रहा है ममता बनर्जी को वहाँ के, भाई क्योंकि बंगाल में जो है उसके बाद तो हम ही हैं, तो इसलिए वो ज्यादा डरी हुई है। तो वहाँ घुसपैठ भी ज्यादा है, बांग्लादेश का घुसपैठ बंगाल में सबसे ज्यादा है, बांग्लादेशी वहाँ सबसे ज्यादा है। तो ये कारण है। बाकी तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 1987 से जन्म से पहले जन्मे हुए लोगों को वाकई अगर देखा जाए तो कोई भी प्रमाण देना बड़ा मुश्किल का बात है, क्योंकि उस समय उस तरह का था नहीं, इतने कागजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाता नहीं था, बहुत जरूरत नहीं थी उसकी। अब उससे पहले आप जो है अगर पढ़े लिखे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे समस्या तो वही है ना कि भाई उससे पहले ही ना अनपढ़ों की संख्या ज्यादा थी हमारे देश में, चाहे बिहार में। बिल्कुल। अभी तो साक्षरता अभी भी एक ऐसा कहा गया कि मात्र 7% लोग ही ग्रेजुएटेड है, यानी कि 93% अभी तक। ग्रेजुएट होना ठीक है, एक साक्षर होना और एक मैट्रिक पास करना, दोनों में मतलब ये भाई आप कहीं भी आपका कागज हो, उसमें है कि मान लीजिए आपका कोई जमीन का ही कागज हो, तो जमीन में ही देखा जाए तो हम लोग का भी पिताजी के नाम पर अब जमीन नहीं, बाबा के नाम पे ही चल रहा है, तो उन्हीं का नाम आएगा। खैर, लेकिन देखिए स्थितियां ऐसे ही सुधरेंगी। अगर आपको चीजों को ठीक करना है तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज न कल तो करनी, आज न कल तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसमें भी देखा जाए, इसमें अगर देश के हित में है ये, लेकिन अगर इसमें ये लगता है कि नहीं भाई ये तो किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। अब आधार कार्ड आपने बनवाया, आधार कार्ड का कोई जिम्मेदारी तो होना चाहिए ना। अब आधार कार्ड को जांचिए ना, आधार कार्ड तो करीब करीब सबके पास, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि लेकिन उसको जो है आप इसमें रखे ही नहीं है। ये मतलब आधार कार्ड तो होना चाहिए कम से कम। अभी मान लीजिए हमारे पास आधार भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट वैध है। अब कितने लोग 87 से पहले पासपोर्ट बनवाते होंगे, आज देखिएगा तो उसका हमको लगता है कि 50 गुना 100 गुना ज्यादा लोग के पास पासपोर्ट होगा। लेकिन 87 से पहले पासपोर्ट बनवाने वाले कितने लोग होंगे? बिल्कुल। गाड़ियां कितने लोगों के पास थी? बिल्कुल।
तो ये सब चीज़ है, ये परेशानी लोगों को होनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए यहाँ का वोटर है और वो पलायन करके कहीं और जाके दूसरे राज्यों में रह रहा है तो यहाँ है नहीं, तो उसका नाम कट सकता है। ठीक है, कई ऐसे भी लोग हैं जो मान लीजिए पटना में रह रहे हैं और उनका गांव में भी उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो दोनों का फेज अलग अलग रहता है ना। हाँ, तो दोनों जगह यहाँ भी डाल दिए, वहाँ भी जाकर डाल दिए तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, तो वो सब चीज़ ठीक होगा। लेकिन इसमें कुछ लिबरल होना चाहिए, कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि परेशानी ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव का भी कहना ठीक है कि भाई इतना कम समय में आप कैसे कर लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो जुलाई आपको देखते देखते निकल जाएगा और अगस्त, सितंबर 3 दिन में मतलब सितंबर में तो पूरा एकदम चुनावी एरा जो एकदम शुरू हो रहा है एकदम। हाँ, मैंने ये 30 तारीख तक ये पूरा करेंगे इसको, तो कहने का मतलब कि 30 मतलब पूरा सितंबर भर करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में होगा चुनाव, अधिसूचना जारी होगी, अब 2 अक्टूबर को है दशहरा, उसके बाद फिर दिवाली है, शायद दिवाली आ जाएगा, 20 अक्टूबर को है, 26-27 को है आपको छठ आ जाएगा। तो छठ के बाद ही चुनाव होंगे, ये बात यानी कि इस बार थोड़ा डिले होगा। हाँ, नहीं मतलब कोई डिले नहीं होगा, मतलब 3 चरण में करता है कोई। तो एक तारीख को कर लिए, 1 नवंबर को, एक 5 नवंबर को कर लिए, एक 10 नवंबर को कर लिए, 15 को आप रिजल्ट, 13, 14, 15 को कभी भी आप रिजल्ट निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है कि 22 नवंबर तक सरकार बनानी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी कम उसमें हो जाएगा। क्योंकि इस बार अच्छी व्यवस्था ये है कि त्योहार पहले ही गुजर जाएंगे। हाँ, नहीं तो पहले बीच बीच में त्योहार आ जाता था ना। इस बार वोटिंग भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि त्योहार में लोग तो घर पे आते हैं। हाँ, आते हैं, लेकिन आसपास होगा तब ना। मान लीजिए कि अब 15 दिन बाद होगा, हाँ, तो लोग लौट के जा भी सकते हैं। हाँ, तो ये है, तो उससे भी कुछ वोटर परसेंटेज पर कुछ असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयास सराहनीय है, लेकिन थोड़ी सहूलियत जरूरी है। जरूरत। चलिए, तो देखिए आज हम लोग बातचीत कर रहे थे चाचा भतीजा और चर्चा में कई चीज़ों पर चर्चा हुई है। मिलते हैं चाचा भतीजा और चर्चा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद।